हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। सभी साथियों को मालूम है प्यारे भाइयों कि अभी क्या कहते हैं 5 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 ये सितंबर 2024 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके डीएलएड के। ठीक है, तो डीएलएड एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं 5 ये सितंबर से आपके 28 सितंबर 2024 तक ये फॉर्म भरे जाने की डेट है, आप सभी को मालूम होगा। इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों, उत्तराखंड सरकार ने 650 पदों पर ये एक प्रकार की ये विज्ञप्ति या आपका डिप्लोमा के लिए फॉर्म निकाले हैं। ठीक है, तो अगर आप भरना चाहते हैं इस फॉर्म को तो आप शीघ्र ही इसको भर लीजिए, है ना। आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें। और ये इसका जो आपका जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 28 तारीख है ना। अगर आप लास्ट में भरते हैं, लेट में भरते हैं, तो हो सकता है कि उस समय वेबसाइट प्रॉपर वर्क ना करे, इसलिए समय रहता है आप इसको फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, रही अन्य बातों की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो डीएलएड का जो एग्ज़ाम है मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मालूम होगा ये 30 नवंबर को आपका होना है। ठीक है, 30 नवंबर 2024 इसकी डेट निर्धारित की गई है, प्रस्तावित है मतलब। तो आप मान के चलिए 30 तारीख को 30 नवंबर को ही ये पेपर होने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए, ये भी आपको मालूम है। और दोस्तों, अगर आप इसमें निकल जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 100% आपको गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिलेगी, बशर्ते आपने समय रहते हुए उसी दौरान आपने यूटेट एग्जामिनेशन फर्स्ट वाला क्वालिफाई किया हो और अच्छे मार्क्स गेन किए हो। अच्छे मार्क्स मतलब क्वालिफाई किया हो आपने अपने कैटेगरी के अनुसार, तो आपको 110% आपको ये जॉब मिलेगी 2000 मतलब अगले दो साल बाद, है ना। 2000 ये 25 से 27 में 2027 में आपको जॉब मिलेगी, जैसे आपका रिटर्न हो जाता है फाइनल एग्ज़ाम का। ठीक है, चलिए, तो ये तो दोस्तों ये आपको ये जानकारी आपको मालूम है पहले से ही, लेकिन फिर मैंने अपडेट कर दिया। चलिए, आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है मेरे प्यारे साथियों, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 2020 के जो एग्ज़ाम में 2020 के एग्ज़ाम में 20-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था डीएलएड का, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी के, है ना, मनोविज्ञान के आधार पर, मनोशिक्षण जो जो यहाँ पे एक सिलेबस है, तो उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आए हुए थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके समूह ये दिखा रहा है मेरे आप देख ही रहे होंगे। इसमें लिखा गया है मेरे प्यारे भाइयों, ये कहता है शिक्षक की सीखने की क्षमता शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है ना। शिक्षक की सीखने की क्षमता को कौन सा ऐसा परीक्षण जिससे पता लगाया जा सकता है मतलब। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं मेरे प्यारे भाइयों। अभी क्षमता परीक्षण होता है, या मनोवृत्ति परीक्षण होता है, या उपलब्धि परीक्षण होता है, या दार्शनिक परीक्षण होता है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, आपने अगर इसका आंसर की हम बात करें, तो इसका आंसर है मेरे प्यारे भाइयों ऑप्शन नंबर ए, अभिक्षमता परीक्षण से पता लगा सकते हैं कि जो शिक्षक की जो क्षमता है ना, सीखने की जो क्षमता है, लर्निंग की जो पावर है, वो किससे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे इसके लिए 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं। ठीक है, ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये 4 विकल्प है हमारे पास। जब वे क्या होते हैं, दूसरा कोई व्यवसाय नहीं पाते हैं, या फिर कम काम करना चाहते हैं, या ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं, या शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। तो ये पूछ रहा है, ठीक है, कौन इस क्षमता में आते हैं, मतलब अध्यापन में आते हैं, कौन लोग आते हैं कि। तो इसका जो सही ऑप्शन है मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। जो क्या होता है, जो शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं वही इस शिक्षक व्यवसाय में आते हैं, अध्यापन क्रिया में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है प्यारे साथियों, वो ये कहता है शिक्षक छात्र के लिए, है ना, पिता की स्थिति में होता है, या माता की स्थिति में होता है, या मित्र व हितैषी स्थिति में होता है, या उपरोक्त सभी। तो अगर हम इसकी बात करें मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सभी जो विकल्प है वो नहीं है। इसमें क्या है, माता पिता का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, ये होता है आपका मित्र और हितैषी की स्थिति में होता है एक टीचर एक छात्र के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यालय से छात्रों के
का कारण क्या है, मतलब क्यों छात्र विद्यालयों से भागते हैं, पलायन करते हैं मतलब। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, या छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना इस कारण भागते हैं, या फिर छात्रों को दंड न देना, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना। इसमें कौन सा विकल्प, क्यों भागते हैं छात्र मतलब बीच क्लासेस से, है ना। तो इसकी अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना, मतलब ध्यान ही नहीं देना कि कोई बच्चा जा रहा है, कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, आ रहा है, कब आ रहा है, कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है अगर टीचर के एक स्टूडेंट के लिए। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में बच्चे भगदड़ मचाते हैं, मतलब भगदड़ कहने का मतलब है वो क्लासेस छोड़ने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा क्रोधपूर्ण, उत्साही, नकारात्मक या भगोड़े जैसा। तो इसका आप आंसर बता सकते हैं। इसका आपका सही आंसर है दोस्तों, वो उसका जो वो होगा संभावित व्यवहार वो क्या होगा, हमेशा नकारात्मक ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों, कहता है कि नए नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। जो नए नए अध्यापक आते हैं उनकी नाकामी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए, अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी, या बोलने की योग्यता में कमी, या विषय के ज्ञान में कमी, या लड़कों के साथ कठोर व्यवहार। क्या आपको लगता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, अंतर व्यक्तिगत जो संबंध की ये कमी के कारण ये होता है, ठीक है, नाकामी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये कहता है अध्यापक को कैसा होना चाहिए, मतलब अध्यापक को। तो अध्यापक अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, अध्यापक को अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए अध्यापक को, या फिर अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए शिक्षक को, या फिर अपने विषय में निपुण होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इन सभी का गुण एक अध्यापक में होना चाहिए। अध्यापक इस तरह के कार्य आने चाहिए या ऐसे कार्य करने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो, उसे क्या चाहिए। देखिए 4 विकल्प। उसे वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, या वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे, वह अपने शिष्यों की गलती ढूंढे, वह डिक्टेशन देना आरंभ कर दे। तो इसका जो सही आंसर है मेरे प्यारे 158 का, इसका सही आंसर है वो होना चाहिए क्या, ए ऑप्शन, वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, तभी ये चीज़ सफल हो पाएगी, ठीक है, आकर्षक हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं 59 क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें आप देखेंगे ये कहता है यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको अवश्य ही क्या करना चाहिए, मतलब अवश्य ही क्या करना चाहिए, प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, या उनके अभिभावक को सूचित करना चाहिए, या अपने स्वयं के चरित्र या ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, या इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। तो ये बात गलत है। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सबसे उत्तम लगता है हमको, ये होना चाहिए, ठीक है। प्रधानाचार्य को सूचित करके कुछ नहीं होने वाला, सज़ा पनिशमेंट मिलेगा, हो सकता है बच्चा ज़्यादा वो हो जाए, है ना, बिगड़ जाए, या अभिभावकों को सूचित करेंगे तो घर में अगर प्रेशर आएगा तो हो सकता है बच्चा गलत कदम उठाए, है ना, और अध्यापकों के साथ गुट बनाएंगे, हड़ताल वगैरह करेंगे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये वाला विकल्प हमें जो ऑप्शन नंबर जो सी है इसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 160 पे क्या है, ये कहता है मेरे प्यारे भाइयों, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। नंबर 1, प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर दौड़ेंगे और सहायता के लिए कहेंगे, या बच्चे के माता पिता को सूचित करेंगे और उनकी प्रतीक्षा करेंगे, या उसे प्राथमिक शिक्षा देंगे और तथा किसी निकट के डॉक्टर संपर्क करेंगे, या उस लड़के को घर भेजने का प्रयास करेंगे, आप प्रबंध करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्राथमिक चिकित्सा दी जाए। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए
आपका आंसर होना चाहिए। दोस्तों ये साइकोलॉजी जो ये डीएलएड में आती है, तो मैं इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, जो जो ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप उसी पर ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। बेवजह तुक्का नहीं मारने, ए बी सी कहीं कुछ उठा दिया। तो आपको क्या करना, जो आप ऑप्शन आपको सबसे ऐसा लगता है कि यार ये जो ज़्यादा अच्छी बात कर रहा है जो ऑप्शन, तो उसी ऑप्शन को आपको चयन करना चाहिए, मतलब है ना, अगर आपको कुछ भी ना आ रहा हो तो, है ना। डीएलएड साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए यूटेट सेट की बात नहीं कर रहे हैं। अगला देखिए दोस्तों, छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक उनके साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे, या उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता वह देंगे, या वीडियो कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएंगे, या उन्हें बताएं कि यह सीखने के लिए आवश्यक है। तो 161 की अगर हम बात करते हैं, तो आपकी नज़र में क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कि भाई उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दें उनको, बेवजह की फालतू की चीज़ें उनको ना दें, तभी बच्चों को रुचि आएगी, है ना। तो ये चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। ये दोस्तों 1 से 5 की कक्षा की बात चल रही है, बात समझ में आई। 6 से आगे की बात नहीं चल रही है। ये बेसिक एजुकेशन जो बच्चों की होती है, बेसिक शिक्षक आप बनेंगे, उसके हिसाब से ये बात चल रही है, ठीक है। चलिए ये 6 से 8 तक भी आगे भी नियम ये लागू हो सकता है ना। ये 12 तक भी ये नियम लागू हो सकता है, बट यहाँ पर हम बेसिक एजुकेशन, बेसिक जो 1 से 5 तक जो स्कूलिंग होती है, उन बच्चों के मद्देनज़र ये बात चल रही है यहाँ पे, है ना। चलिए 161 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है क्या, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूरा किए गए प्रश्न का सही उत्तर न आए तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर, कोई अस्पष्ट उत्तर देकर अब विद्यार्थी को संतुष्ट करना चाहिए, या फिर विद्यार्थी को बोल देना चाहिए कि वे असंबद्ध प्रश्न न पूछें, मतलब जिनका रिलेशन न हो ऐसे प्रश्न कक्षा में न पूछें, या फिर विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बोलता है, या विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वे पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों में से स्वयं उत्तर खोजें। तो ये बात भी गलत लग रही है यहाँ पे, है ना। अगर हम देखें इसके लिए, तो 62 की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो इसके लिए आपको देखेंगे विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा। बात समझ में आई? अगर नहीं आता है उस छात्र को सही उत्तर, तो उसको कहें कि आप बाद में दें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये कहता है क्या, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ क्या है? विद्यार्थियों को दिया जाने वाला सहयोग, लगाव, उत्साह, प्रोत्साहन, या फिर नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया गया दंड, या व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा, या फिर ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। विकल्प नंबर ए और सी इसमें अच्छे से प्रभावशाली शिक्षण के लिए क्या होना चाहिए कि विद्यार्थियों को दिया जाने वाला जो जो ज्ञान, सहयोग, प्रोत्साहन है ये होना चाहिए, ठीक है। और प्रभावशाली शिक्षण का ये मतलब है। और तीसरा क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा या कक्षा में खुली चर्चा करवाओ, है ना। तो प्रभावशाली शिक्षण निकल कर सामने आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें लिखा गया शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है मानचित्र, रेखाचित्र, तालिकाएं या ग्राफ, है ना। शिक्षण में अगर आप तुलनात्मक कंपैरिजन किन्हीं चीज़ों के बीच में अगर रिलेशन आप निकाल रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, है ना, कौन सा आप ट्रिक अपनाएंगे उसके लिए, ताकि बच्चे को अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है मेरे प्यारे भाइयों, वो है ग्राफ। इस तरह कोई ग्राफ बना लीजिए, है ना। इस तरह से तुलना करवा सकते हैं आप किसी भी तरह का ग्राफ, पाई चार्ट बना सकते हैं, बार ग्राफ बना, कुछ भी बना सकते हैं आप। तो ग्राफ के माध्यम से आप बच्चों को अगर बताएंगे, तो आप तुलनात्मक अध्ययन करवा सकते हैं, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 65 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें बात हो रही है मेरे प्यारे भाइयों क्या, कि जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वह विधि कौन सी है जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? कहानी वाली विधि, नाटकीयकरण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, या वार्तालाप। अगर हम इसकी बात करें 65 की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो इसमें प्रश्नोत्तरी की अगर हम बात करते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि, तो इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, सक्रिय रूप में भाग देते हैं, ठीक है, प्रश्नोत्तरी में। चलिए अगर 66 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें कहता है दूरदर्शन शिक्षण का गुण है,
दूरदर्शन शिक्षण का गुण क्या है, मतलब इसमें ना। तो इसकी अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाइयों, क्या कार्यक्रम में छात्रों तथा शिक्षकों दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है इससे, या फिर छात्र नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं, या दूरदर्शन का कार्यक्रम राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसकी हम बात करें दूरदर्शन शिक्षण की अगर हम बात करें तो ये सभी जो कार्यक्रम, ये चीज़ें जो हैं ये इसमें होने चाहिए, गुण हैं, मतलब सभी गुण हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें हम लोग, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछें, या छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करवाएं, या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें, है ना। तो शिक्षण की उत्तम प्रणाली क्या है कि इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसकी जो बात है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी है, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। अध्यापक भी पूछेगा प्रश्न, है ना, और फिर वहाँ बच्चे को कोई डाउट आता है तो वापस छात्र भी इससे टीचर से आपके क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। तो ये अच्छी विधि है, मतलब उत्तम विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसे बोलता है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 है समुदाय की संपन्नता, शिक्षण की कुशलता, या शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, या प्राचार्य का सहयोग। अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो इसके लिए जो आंसर है मेरे प्यारे भाइयों, शिक्षक की कुशलता। ठीक है, शिक्षक की कुशलता ही क्या है, सफलता की कुंजी है। मतलब शिक्षक व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए शिक्षक का कुशल होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षक कुशल नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों पे ना। चलिए, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन कौन से 2 गुण होने चाहिए, मतलब कौन से 2 गुण होने चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रतिष्ठा अधिकार, वरिष्ठता, अनुभव, योग्यताएं, अध्यापन प्रक्रिया, या विशेषज्ञता और अनुभव। अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे साथियों, तो विशेषज्ञता और अनुभव होना चाहिए एक शिक्षक के पास अध्यापन क्रिया का, है ना, पठन पाठन क्रिया का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न के 170 की ओर बढ़े हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो इसमें बात होती है कि यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान है सत्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ बात चल रही है सभी छात्र क्या हैं, बुद्धिमान हैं। तो इससे हमें क्या वो मिलता है ना, कौन सा कथन सही नहीं, इस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए, सही नहीं है मतलब कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, कुछ छात्र बुद्धिमान, कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, कुछ छात्र बुद्धिमान हैं, या कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं हैं। क्या बात यहाँ से निकल के आती है। तो अगर हम 170 की बात करते हैं मेरे साथियों, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये होना चाहिए, मतलब सही नहीं है कि है। ऑप्शन नंबर बी में क्या फर्स्ट ये वाला बात चल रहा है, एक मिनट, ऑप्शन इसमें ये वाली बात, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ना, और दूसरा ये वाला आपका करेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, यहाँ आप देखो मेरे प्यारे भाइयों, इसमें लिखा गया है कि स्टेटमेंट है कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, तो ये बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है कि सही नहीं है कि इसका स्टेटमेंट के अनुसार। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ने बोल दिया कि भाई सारे जो स्टूडेंट हैं वो सारे इंटेलिजेंट हैं, तो ये कैसे बोल रहा है ये कि भाई कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, ये गलत है ना। यही हमें ढूंढना है, नहीं वाला, है ना, सही नहीं, यही वाला ढूंढना है। दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, भाई सभी छात्र जब बुद्धिमान हैं तो ये मना क्यों कर रहा है, ये भी गलत है। अब ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड, कुछ छात्र बुद्धिमान। हाँ भाई, जब सभी छात्र बुद्धिमान है तो कुछ भी होंगे, है ना, कुछ भी होंगे, सभी भी होंगे, तो ये तो सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया इसके हिसाब से। लेकिन हमें तलाश है मेरे प्यारे भाई किसकी, हमें तलाश है गलत की। तो गलत इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों रॉन्ग है। तो ये कहाँ फिट बैठ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। शिक्षक और छात्र में जो रिलेशन होता है उनके अकॉर्डिंग हम देखें तो निम्न में से कौन सा विकल्प आपको सही लगता है। ठीक है, इनके संबंधों में बहुत अनौपचारिक और निकट संबंध होता है क्या इनमें, नहीं है, ऐसा भी नहीं है। केवल कक्षा तक सीमित है, ऐसी बात भी नहीं है। सद्भावना पूर्ण और सम्मानपूर्ण, देखो सबसे अच्छा ऑप्शन ये लग रहा है हमको देखने में, तो यही इसका आंसर। उदासीन तो होता नहीं है,
है ना। तो सद्भावनापूर्ण होता है और सम्मानपूर्ण होता है, ठीक है। मतलब एक अच्छी भावना के साथ और एक इज्जत के सम्मान के साथ इनका आपस में परस्पर संबंध होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो 72 की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों, इसकी ओर हम बढ़ें अगर, तो ये कहता है क्या, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फुहारे उड़ें, संपूर्ण शांति रहे, या छात्र शिक्षक वार्तालाप निरंतर हो, या फिर छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। एक सजीव कक्षा में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो इसमें आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, छात्र शिक्षक में वार्तालाप निरंतर हो। मतलब टीचर पढ़ा रहा हो, बच्चे सुन रहे हो, या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हो, या टीचर प्रश्न पूछ रहा हो, इस तरह का आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। और निर्जीव क्लास में क्या है, कुछ नहीं, या तो टीचर सो रहा है, या बच्चे सो रहे हैं, या कुछ भी है, मतलब या बच्चे आपके शोर कर रहे हैं ना, तो वो होती है आपकी उदासीन क्लास, ठीक है, या निर्जीव क्लास। तो ये हम सजीव क्लास की बात चल रही है, तो सजीव क्लास में शिक्षक होंगे, छात्र भी होंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोलता है मेरे प्यारे भाइयों कि यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे, तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी सहायता करने का प्रयत्न करें, उससे कहे कि वह फिर कभी ऐसा ना कहे, या नम्रता एवं दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करें, या कठोरता से उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहें। तो आप क्या करेंगे अगर अभिभावक पार्शियल है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? मतलब तो 173 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, उससे क्या करना चाहिए आपको, नम्रता और दृढ़ता के साथ, इज्जत के साथ और कठोर शब्दों में ये बोलना चाहिए, दृढ़ता के साथ उसको उसके साथ ऐसा करने के लिए मना कर देना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 74 की बात करें हम लोग, तो कहता है कि एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर अभिवृत्ति परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, या रुचि परीक्षण। तो 174 की हम बात करते हैं, तो इसके लिए आपके अभियोग्यता परीक्षण किया जाए कि इसकी एक्चुअल में जो किसी पर्सनल जो क्षमता है लड़के की, वो एक्चुअल में है क्या, वो क्या बनेगा, क्या रोजगार पाएगा, ये हम उससे परीक्षण से हम पता लगा सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला चलिए 75 की बात करें हम लोग। यहाँ पे बात हो रही है कि एक स्कूल शिक्षक श्री पटेल ने अपने छात्रों की सहायता से एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया। आने वाले वर्षों में यह प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे जनपदों, राज्य, देश के सभी स्कूलों ने इस प्रतिमान को लागू कर दिया। यह उदाहरण है किसका उदाहरण है ये? प्रदर्शन प्रतिमान का, आधार प्रतिमान का, प्रशासनिक प्रतिमान का, या प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान का। और 175 की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो ये आपका प्रदर्शन प्रतिमान का है ना। अगर प्रदर्शन अच्छा रहा होगा स्कूल का, तो ये चीज़ अन्य स्कूल भी अपनाएंगे और धीरे धीरे हो सकता है पूरा देश भी इसको अपना ले। अगर स्कूल का प्रदर्शन अच्छा रहता है, रिजल्ट अच्छा रहता है, छात्र अच्छी अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, प्रदर्शन। भाई एक शिक्षक अगर पढ़ाएगा तो कैसे पता लगेगा कि अच्छा पढ़ाता है? जब बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहेगा, रिजल्ट परसेंटेज अच्छे रहेंगे, मार्क्स अगर एग्जामिनेशन में अच्छे आते हैं ना, तो ये चीज़ है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? विविधता के प्रति सम्मान, शून्य अस्वीकृति, या फिर सी सहयोग, या विशेष वर्ग स्थापन। तो 176 की हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका जो आंसर है विशेष वर्ग स्थापन, ये इसका आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न बोलता है मेरे प्यारे भाइयों, क्या पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है? समुदाय लेता है, छात्र, या जिले के स्कूल निरीक्षक, या अध्यापक? अगर हम बात करें इसकी, तो इसके लिए आपका जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? आपका बिल्कुल अध्यापक लेगा ना भाई, पाठ्यक्रम में जमीनी प्रतिमान में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगर यहाँ पे इसमें बात चल रही है क्या, एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है
और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को कहते हैं क्या? व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन या फिर शैक्षणिक निर्देशन या फिर मनोवैज्ञानिक निर्देशन। तो इसकी अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो ये क्या आपका शैक्षणिक निर्देशन ही कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न देखें अगर हम यहाँ पे, तो ये बोलता प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है चित्र, फोटोग्राफ, फिल्म्स या फिर श्यामपट। और इसके बात करते हैं मेरे प्यारे, सभी जानते हैं आप इसके बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? फिल्म्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये कहता है कि दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है फ्लैनेल बोर्ड, रेडियो, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर। तो 180 की अगर हम बात करते हैं तो 180 के लिए क्या हो जाएगा? फ्लैनेल बोर्ड। ठीक है, चलिए अगली बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छी परीक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वास्तुनिष्ठता, एक मिनट, अच्छी परीक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वास्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या व्यवहारिकता। अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका आपका सभी है। ये सभी, वास्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए और व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑल ऑफ दीज, ये आपका सही हो जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं 182 में बात चल रही है क्या कि शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य। अगर हम इसकी बात करें, या उपरोक्त सभी, अगर हम इसकी बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो इसके लिए आपका उपरोक्त सभी हो जाना चाहिए। ज्ञानात्मक भी होना चाहिए, भावात्मक होना चाहिए, क्रियात्मक सभी होना चाहिए। ठीक है, 182 शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। 183 की बात करते हैं हम लोग। 183 में अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए या करनी होती हैं? कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्य की पहचान, अधिगम उद्देश्यों का लिखना या उपरोक्त सभी। 183 की बात करते हैं तो इसमें भी आपका सब कुछ होना चाहिए। कार्य विश्लेषण भी होना चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान भी होनी चाहिए, अधिगम उद्देश्यों का को लिखना होना चाहिए, क्या क्या आपने अधिगम करवाया है ना, पूरा सब चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है क्या, कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? कहानी की भाषा शैली एवं विषय वस्तु सरल, रोचक, है ना, प्रवाहमय होनी चाहिए, या फिर कहानी कहने का ढंग स्पष्ट और आकर्षक होना चाहिए, या कहानी को पढ़कर सुनाना उपयुक्त नहीं है, या कहानी लंबी होनी चाहिए। क्या मतलब आप कहानी कथन के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। कहानी क्या होनी चाहिए? थोड़ी लंबी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि समा बांध सके। चलिए अगली बात चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 की बात चल रही है। प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए एक टीचर को? प्रश्न का वितरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए, या प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, या फिर प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए? तो क्या लगता है आपको इसके लिए क्या होना चाहिए? और 185 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेरे प्यारे भाइयों आपका सभी हो जाना चाहिए। तो प्रश्नों का वितरण समान रूप से होना चाहिए, कक्षा के वितरण में समान रूप से होना चाहिए, प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना, प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी होना चाहिए। चलिए अगला 86 की बात करते हैं हम लोग। तो 186 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रविधि नहीं है? प्रश्न प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, मूल्यांकन प्रविधि या फिर उदाहरण प्रविधि। तो 186 की अगर बात करते हैं तो ये इसमें मूल्यांकन प्रविधि नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगर हम बात करते हैं, शिक्षण का उद्देश्य अपेक्षित उद्देश्य होता है क्या? छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, या छात्रों के चरित्र का निर्माण, या उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है इसके लिए? तो 187 अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है कि छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए किसका? शिक्षण का। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? सीमित शब्दावली, ध्यान की छोटी सी अवधि,
अमूर्त सोच या फिर रुचियों में सीमित सीमा। तो अगर हम इसकी बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो 180 की बात करें, हम 88 की बात करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त सोच। ठीक है, उसकी क्या होती है, अमूर्त सोच, उसकी विशेषता नहीं होती है। चलिए 189 की बात करते हैं हम लोग। 189 में देखेंगे हम लोग कि क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है। वास्तविक जीवन की स्थितियों से, प्रयोगात्मक स्थितियों से, प्रयोगशाला स्थितियों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक, कहाँ गया, वास्तविक जीवन की स्थितियों से होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 189 हो गया। एंड अब 90 की ओर बढ़ते हैं। 90 क्या, इसमें क्या बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है। प्रभावी शिक्षण के लिए सर्वाधिक क्या है, उचित है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, है ना, निष्कपटता, या शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, या शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो इसकी अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना चाहिए। क्यों, शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना होना चाहिए, यही आपका प्रभावी कार्यशैली है। ठीक है, चलिए अगला चलते हम लोग 191। एक शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या है। आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। हमने कहा जो सबसे अच्छा आपको लगेगा उसी पर आप टिक मारेंगे। तो एक शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या होता है, क्या होता है, छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना होता है, या छात्रों के भौतिक स्तर को बढ़ाना होता है, सुधारना होता है, या छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना होता है, या छात्रों में मूल्य प्रणाली को आत्मसात करवाना होता है। क्या होता है एक शिक्षक का मूल कर्तव्य। 191 की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो क्या होना चाहिए आपके हमारे हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना ही शिक्षक का मूल कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, बहुमुखी बोले तो, या आप चहुमुखी विकास की बात कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगर हम लोग देखता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है। संगोष्ठी, कार्यशाला, व्याख्यान, या समूह चर्चा। इनमें से आपको कौन सा विकल्प सही लगता है। तो इसमें क्या, समूह चर्चा क्या है आपका, अधिक पारस्परिक संवादात्मक एवं छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 193 की अगर हम बात करते हैं, 193 क्या कहता है, इसके बारे में बात करें कि किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, मतलब, है ना, अगर नहीं आते अभिभावक तो आप क्या करेंगे। छात्र के पास छात्र पर ध्यान नहीं देंगे, या अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे, या छात्र को दंडित करेंगे। अब आप बताइए इसमें से सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपको क्या लगता है। अगर आप शिक्षक हैं तो आप किस पे आंसर करेंगे, बिल्कुल सही, आप क्या करेंगे, यदि संभव हो तो आप क्या करेंगे, अभिभावक से स्वयं मिलने जाएंगे कि सर आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है, ऐसी क्या समस्या है कि जब भी अभिभावक मीटिंग होती है स्कूल में तो आप वहाँ पे उपस्थिति नहीं दे पाते हैं। हो सकता है उसके पापा बीमार हो सकता है किसी बाहर कहीं जॉब में रहते हो सकता है कि मम्मी पापा ही ना हो बेचारे के। तो इस तरह से आप, अगर आपको समय है तो आप खुद जाके वहाँ पे पता लगा सकते हैं ना। छात्र पर ध्यान नहीं देना और ये गलत बात, अभिभावक को पत्र लिखे ये भी गलत बात, पत्र पहुँचता नहीं पहुँचता क्या पता, है ना, या फिर दंड देंगे बच्चों ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमें से चुनना है इसमें से, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों को व्यस्त रखना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या फिर छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से। मतलब कोई टीचर अगर प्रश्न पूछा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि छात्रों का ध्यान क्या करना है, छात्रों का ध्यान कक्षा की ओर आकर्षित करना है। ठीक है, कि भाई बने रहो क्लास में, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे भाइयों, यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, मतलब उन्हें अनदेखा करेंगे, कक्षा छोड़ देंगे, उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे, या शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे। बिल्कुल आपको हिसाब से क्या होना चाहिए, 195 का क्या होना चाहिए, शिक्षण पद्धति का आप क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, या मैं जो कह रहा हूँ मेरे बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहा है। दो ही बातों से, है ना, इन्हीं बातों से तो कक्षा में डिस्टर्ब होगा, बच्चे रुचि नहीं लेंगे। अगर आप आकर्षक तरीके से बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए,
समीक्षा करनी चाहिए कि मेरे बच्चे क्लास के समय पे क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्यों जब मैं पढ़ा रहा हूँ क्यों ध्यान नहीं दे रहे मतलब बच्चे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि क्या होते हैं, उनके साथ अंतरंगता को विकसित कर लें या उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें, उन्हें अच्छा ग्रेड दें या अतिरिक्त शिक्षण शुल्क के लिए कक्षाएं लें। तो बताइए आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या लग रहा है आपको। तो बिल्कुल सही बोला आपने, उनकी समस्याओं का समाधान में सहायता करेंगे। कोई डाउट है बच्चे का या कोई प्रश्न नहीं जान रहा है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका निदान करेंगे, न कि कोई अन्य कार्य। ठीक है, तो लोकप्रियता आपकी तभी बढ़ेगी, भाई वो सर अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई समझ में नहीं आता है तो फिर हमें बार बार हमें पूछते हैं, समझाते हैं, या घर या अपने ऑफिस में बुलाते हैं, इस तरह से तभी आप लोकप्रिय बन सकते हैं, मतलब है ना। तो किसी बच्चे के लिए सामाजिकरण का प्रथम स्रोत क्या है? परिवार है, विद्यालय है, मंदिर है या खेल का मैदान है? सामाजिकरण आपको अगर बच्चे को करना है तो उसके लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो क्या है मेरे प्यारे भाइयों? सामाजिकरण परिवार में होगा, विद्यालय में नहीं, मंदिर में नहीं, खेल के मैदान में नहीं। तो परिवार ही एक ऐसी वो है जो उसको बच्चे को सामाजिक बना सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो लिखता है कि छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु तो आप क्या आवश्यक समझते हैं? धार्मिक प्रवचन, परिवार का वातावरण, पूजा पाठ कराना या अच्छे बुरे के अंतर में प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। तो 198 का आपने सही जवाब दिया है ना। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी हमारी ये साइकोलॉजी के क्वेश्चंस चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग मैथ्स के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, पूरा सॉल्यूशन लेके आएंगे, है ना, वीडियो के माध्यम से, और उसके बाद रीजनिंग का, इस तरह से बाकी अन्य चीज़ों का। ठीक है, तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि डीएलएड के ऊपर हमारी बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपको एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कराने में हेल्प प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। तो अगला क्वेश्चन में क्या बात हो रही है मेरे प्यारे भाइयों, कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में होनी चाहिए क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, यह अधिगम को सरल बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, या विद्यार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता मिलेगी या सहायक है। तो 199 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है, कि यह विद्यार्थी या शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में विशेष रूप से निर्भर करती है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है किस पे? आधारभूत सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता। तो आप सभी ने सही बता दिया, इसका 100 का ऑप्शन नंबर डी है, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता होना जरूरी है, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस है ना, मनोविज्ञान के, शिक्षण विज्ञान के, है ना, साइकोलॉजी के आप मान सकते हैं इनको। तो अगर आपको सिलेबस मालूम नहीं है तो मैं एक बार सिलेबस बता दूं आपको। इसमें दोस्तों 50 नंबर डीएलएड के जो एग्ज़ाम जब आपका होगा 50 नंबर आपकी मैथ्स पूछी जाएगी, 50 नंबर में बंटा हुआ मेरे प्यारे भाइयों। 50 नंबर की आप साइकोलॉजी हो गई, 50 नंबर की मैथ्स हो गई, और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग हो गई, है ना। 50 नंबर का आपका क्या हो गया, जीएस या जी के आप जो भी बोलते हैं ये हो गया। तो कुल मिला के ये 200 क्वेश्चन हो गए। और एक बात दूसरी आप ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप इसके 200/200 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, हम उसको उत्तर देंगे। तो आज हम ये रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मैथ्स रीजनिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जब ये पेपर सॉल्व हो चुका होगा उसके बाद हम लोग प्रॉपर टॉपिक वाइज, अगर आप कमेंट में कोई भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो लाइए, तो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।